नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी भौतिक विज्ञान फिजिक्स के 1350 से अधिक प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न आपको विस्तार पूर्वक देखने को और पढ़ने को मिलेंगे और सभी प्रश्न आपको 10 पार्ट की वीडियो में मिल जाएंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न में दिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता। आंसर है इसका न्यूटन। आंसर है इसका न्यूटन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था और इसकी हमें परिभाषा दी गई है कि किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमाती होता है। किसी दो वस्तु के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुव पोल पर जी का मान महत्तम यानी कि अधिकतम होता है। ध्रुव पोल पर जी का मान अधिकतम होता है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है। ऊंचाई पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, यानी कि अगर आप ऊंचाई पर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा और आप पृथ्वी के एकदम नीचे गहराई में जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा। और पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। ये आप सभी आप पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आते हैं। और आजकल तो जो प्रश्न है वो कथन के अंदर आने लग गए हैं, तो आपसे ये सभी कथन के अंदर आपसे दिए जा सकते हैं और आपसे सत्य या सत्य देकर आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो आप सभी इन बातों को अच्छे से रीडिंग करें और अच्छे से अपने याद करें। ग्रहीय गतियों के नियम की खोज केपलर के द्वारा की गई थी। ग्रहीय गतियों के जो नियम है उनकी जो खोज है वो केपलर के द्वारा की गई थी। ग्रह गति की जो खोज है वो कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई थी। गैलीलियो के जो द्वारा है वो दूरबीन की खोज की गई थी। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। आप जरूर याद रखिए पॉइंट कि अगर पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाएगी तो जी का मान जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और गति घटने पर जी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखिए कि अगर पृथ्वी के घूमने की जो गति है वो बढ़ जाती है तो उसका जो मान है किसका, जी का जो मान है वो कम हो जाता है। और गति जो है वो घटने पर, घूर्णन की जो गति है वो घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारे पास, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर है इसका सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होता है। तीसरे प्रश्न में दिया गया है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर है इसका पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि। आंसर है इसका पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। किंतु जो भार है वो एक बल है। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। किंतु भार एक बल है। पांचों प्रश्न दोस्तों, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार। आंसर है इसका ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का जो भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी आपको जो ऊपर से पॉइंट्स पढ़ाए गए थे उन्हीं में से ये प्रश्न आपके लिए आ गया है कि किसी पिंड का भार जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण है, किसके, न्यूटन के जो दिए गए हैं। छठा प्रश्न दोस्तों, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि। आंसर है इसका उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि जो आर है पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। क्योंकि जो आर है यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके कारण ऐसा होता है, रेडियस के कारण ऐसा होता है। सातवां प्रश्न दोस्तों, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः वेट पी एवं वेट ई है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो। आंसर है इसका वेट पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेट पी में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव एवं विषुवत रेखा पर क्रमशः वेट पी एवं वेट ई है, यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए यानी इसका घूमना रुक जाए पृथ्वी का, तो वेट पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेट पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो वेट पी है वो आपका उत्तरी ध्रुव पर आपको बताया गया है, तो इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं होगा, परंतु जो विषुवत रेखा पर है उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और जो उत्तरी ध्रुव पर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इस बात को अच्छे से समझिए। आठवां प्रश्न है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट, आंसर है इसका, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करे। नौवां प्रश्न हमें दिया गया दोस्तों, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर, आंसर है इसका, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु उसका भार जो है वो भिन्न हो जाएगा। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। भार में अंतर होने का कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर g का मान 1/6 हो जाना है। भार में अंतर होने का कारण पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर g का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6 भाग हो जाना है। 10वां प्रश्न है, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग, आंसर है इसका, बढ़ जाएगा। आंसर है इसका, बढ़ जाएगा। एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, गेंद का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। ये आप समझिए कि एक समान गति में पिंड द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय जो वेग है वो होता है थीटा बटे में टाइम, थीटा बटे में टाइम। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड होता है और जो रेखीय वेग है वो बराबर होता है कोणीय वेग गुणा में त्रिज्या। कोणीय वेग गुणा में त्रिज्या। 11वां प्रश्न है, एक गोल पीपे बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि, आंसर है इसका, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। एक गोल पीपे यानी कि बैरल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसके कारण वस्तु के गति में विरोध होता है। जिसके कारण वस्तु की गति में विरोध होता है, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है। घर्षण जो बल है वो वस्तु की दिशा के विपरीत लगता है। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो वैसी स्थिति से लगे घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है तो वैसी स्थिति से लगे घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी धरातल पर लुढ़कती है तो उसमें लगे घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। सबसे कम घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल है। सबसे कम घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना, आंसर है इसका, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। ये जो परिघटना है ये जड़त्व के गुण को दर्शाती है। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को जल्दी से जब खींचा जाता है गिलास के नीचे से बिना ही जल को छिड़काए, तो ये जो परिघटना है ये जड़त्व के गुण को दर्शाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है तो वो जड़त्व
कहलाता है, वो जड़त्व कहलाता है। 13वां प्रश्न दोस्तों, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो आंसर है इसका उसका संवेग 2 गुना होगा। किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग 2 गुना होगा। किसी पिंड का वेग यदि 2 गुना हो जाए तो उसका संवेग भी 2 गुना होगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि अगर हम संवेग लिखें तो संवेग बराबर है द्रव्यमान गुना में उसका वेग। संवेग जो है वो एक सादिश राशि है। संवेग जो है वो एक सादिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय गई दूरी को वेग कहते हैं। यह सादिश राशि है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। 14वां प्रश्न दोस्तों, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड आंसर है इसका एक समान संवेग से गतिमान होंगे। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ये पिंड संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। ये जो पिंड है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। 15वां प्रश्न है दोस्तों, तो 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य आंसर है इसका 0 होगा। 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य 0 होगा। जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो बल द्वारा कार्य का होना समझा जाता है। कार्य बराबर है बल गुना में विस्थापन, बल गुना में विस्थापन, और कार्य बराबर होगा इसमें बल गुना में विस्थापन कोस थीटा, बल गुना में विस्थापन इंटू में कोस थीटा, जो आपको एंगल दिया गया उसमें होगा। कार्य आदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है। 16वां प्रश्न है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा आंसर है इसका 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उससे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, उससे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है बराबर m गुना में v की स्क्वायर 2 बटे में 2, m गुना में v की स्क्वायर बटे में 2। काइनेटिक ये एनर्जी का आपको फॉर्मूला दिया गया है। द्रव्यमान 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाती है। द्रव्यमान 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाती है। संवेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग 2 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में आंसर है इसका स्थित ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थित ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में स्थित ऊर्जा संग्रहित होती है। किसी वस्तु की स्थिति आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है इससे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इससे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर क्यों बराबर है mgh, क्यों बराबर है mgh। एग्जाम्पल के लिए तनी हुई गुलेल, छड़ी की कमानी, छत पर खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी। तनी हुई गुलेल, छड़ी की कमानी, छत पर खड़ा बालक, पहाड़ पर जमा पानी, सभी आपके स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, या सभी आपके स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। 18वां प्रश्न दोस्तों, स्थिर आलंब से लटके एक धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल यानी कि दोलन रहा हो तो पदार्थ को आंसर है इसका गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। स्थिर आलंब से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल यानी कि दोलन रहा हो तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, दोलन के बीच अधिकतम होगी। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है, जिससे आंसर है इसका स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। स्थायित्व यानी कि स्थिरता में वृद्धि हो, यह जरूर याद रखें। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे स्थायित्व यानी कि स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्तकाल आंसर है इसका
24 घंटे रहता है। भूस्थिरीय तुल्यकालिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन के आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। यानी कि पृथ्वी के जो समय घूर्णन में लेती है 24 घंटे में लेती है, वही समय भूस्थिरीय तुल्यकालिक उपग्रह का होता है, 24 घंटे का होता है। 21वां प्रश्न दोस्तों, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान यानी कि उपग्रह से एक सेव पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह आंसर है इसका यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक सेव पिंड यानी कि बाहर छोड़ा जाए तो वह यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। यानी कि यदि कोई भी वस्तु आप उपग्रह से छोड़ते हैं बाहर तो उसी यान के साथ परिक्रमा करने लगती है, उसी वेग से उसी यान के साथ परिक्रमा करने लगती है। 22वां प्रश्न दोस्तों, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे आंसर इसका गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है। ये आप जरूर याद रखें। 23वां प्रश्न दोस्तों, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह आंसर है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। क्योंकि नदी के पानी के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व जो है वो अधिक होता है। ये आप जरूर याद रखें। 24वां प्रश्न दोस्तों, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि आंसर है इसका इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर आंसर है इसका वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। ये आप जरूर याद रखें। 26वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र आंसर है इसका बैरोमापी होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमापी द्वारा मापा जाता है। आर्द्रता मापी द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। 27वां प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आंसर है इसका हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक होने के कारण हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर सकते हैं। 28वां प्रश्न दोस्तों, किसी पिंड का अधिकतम भार किसी पिंड का अधिकतम भार आंसर है इसका निर्वात में होगा। निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होता है। किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होता है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। दोस्तों 29वां प्रश्न हमारे पास, भिन्न धातु के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन ट्यूब जल में तोले जाए तो आंसर है इसका न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। भिन्न भिन्न धातुओं के बने 1-1 किलोग्राम के 4 घन जल में तोले जाए तो न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंख को आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। 31वां प्रश्न है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन आंसर है इसका एक समान रहता है। एक समान रहता है। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है इस पर उत्प्लावन बल एक समान रहता है। 32वां प्रश्न दोस्तों, पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इसका कारण है द्रवों द्वारा आंसर है इसका न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। पारे की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। इसका कारण द्रवों द्वारा न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना है। यह जरूर याद रखें।
कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि आंसर है इसका, कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसर्जन अधिक है। कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसर्जन अधिक है। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसर्जन अधिक होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंयोजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंयोजक बल कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंयोजक बल कहते हैं। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असंयोजक बल कहते हैं। इस बल के कारण कांच पानी को भिगोता है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आते हैं। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। 34वां प्रश्न है दोस्तों, क्रिकेट की घूमती प्रचक्रमान यानी कि स्पिनिंग गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। आंसर है इसका बर्नौली प्रमेय के आधार पर। क्रिकेट की घूमती प्रचक्रमान स्पिनिंग गेंद वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग बर्नौली प्रमेय के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें। इसका प्रश्न के साथ आप इसके आंसर को जरूर याद रखें कि इसका आंसर है बर्नौली प्रमेय। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक आंसर है इसका गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। 36वां प्रश्न दोस्तों, भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि आंसर है इसका ऐसा उसके अपने साथ प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है क्योंकि ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। क्योंकि ऐसा उसके अपने साथ प्रत्यास्थ गुण यानी कि जो वो रबर होता है उसमें जो लोच होती है उसकी वजह से उसका जो गुण है उसके कारण ऐसा होता है। 33वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास। आंसर है इसका बढ़ जाएगा। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद को गर्म करने से छेद का जो व्यास है वो बढ़ जाएगा। ये आप जरूर याद रखिए कि छेद का जो व्यास है वो बढ़ जाएगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर। आंसर है इसका फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तब पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तब पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। तब पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। 39वां प्रश्न दोस्तों, एक जल भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल। आंसर है इसका पूर्ववत बना रहेगा। एक जल से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल जो है वो पूर्ववत बना रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है ताप बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। 40वां प्रश्न है दोस्तों, किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ के संपर्क की जल सतह का ताप क्या होगा। किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल का ताप क्या होगा। आंसर है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। किसी झील की बर्फ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके नीचे ठीक नीचे झील में जल का जो ताप है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 41वां प्रश्न है दोस्तों, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि इसका कारण है
कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जो सतह है उस पर जल नहीं जम पाता है। 42वां प्रश्न है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? आंसर है इसका, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है तब जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। जल का घनत्व अधिकतम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? आंसर है इसका पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है। 44वां प्रश्न है, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स, आंसर है इसका, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स जो है वो गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। पायरेक्स जो कांच है वो गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, इसलिए वो नहीं चटकता है। 45वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर का प्रक्षेत्र यानी कि जो फ्रीजर है वो उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। जिससे यह संवहन धारा यानी कि कंडक्शन जो करंट है उसके समुचित प्रवाह से भीतरी भाग को ठंडा कर सके। रेफ्रिजरेटर का प्रक्षेत्र यानी कि जो फ्रीजर है वो इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, जिससे संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? आंसर है इसका विकिरण। आंसर है इसका विकिरण। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण विकिरण द्वारा होता है। विकिरण जिसकी हमें परिभाषा दी गई है कि इस विधि में ऊष्मा का संचरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता एवं बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में होता है। जैसे कि पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा आना। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे होते हैं। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की जो अपेक्षा है वो गर्म होती है। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पैंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पैंट, आंसर है इसका, अपरिष्कृत काला होगा। अपरिष्कृत काला होगा। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पैंट किया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पैंट अपरिष्कृत काला होगा। ये आप जरूर याद रखें। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। किरचॉफ के नियम के यही कारण है कि काली और सफेद वस्तु को समान ताप तक गर्म रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी। अतः अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी, यानी कि अधिक चमकती है। अंधेरे में काली वस्तु है जो अधिक चमकती है। 48वां प्रश्न है, अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से जो है उसकी ऊष्मा नष्ट होगी? अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किस तरीके से उसकी ऊष्मा जो है वो नष्ट होगी? आंसर है इसका, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन द्वारा। अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन विधि से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। चालन जिसकी हमें डेफिनेशन दी गई है कि इस विधि में ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की ओर संचालित होती है। माध्यम के प्रत्येक कण अपने अगले कण को ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। ठोसों एवं पारों में ऊष्मा का संचरण केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। आप जरूर याद रखें कि ठोस एवं पारे में जो ऊष्मा का जो संचरण है वो केवल चालन विधि द्वारा ही होता है। संवहन, तरल के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर तथा ऊपर वाला भाग जो है वो ठंडा नीचे भाग आ जाता है, यानी कि जो ऊपर वाला ठंडा भाग है वो नीचे आ जाता है। यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक 1 मिनट में ठंडी होती है तो 70 डिग्री से 60
डिग्री तक ठंडा होने में लगने वाला समय होगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी 1 मिनट से अधिक। 1 मिनट से अधिक। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री से 60 डिग्री तक सेल्सियस ठंडा होने में लगने वाला समय 1 मिनट से अधिक होगा। ऐसा न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार होता है। ऐसा जो है वो न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्माश्रय होने की दर उस वस्तु और तापमान के अंतर के कारण होता है। विकिरण द्वारा किसी वस्तु से श्रय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के ताप अंतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। 50 प्रश्न दोस्तों, किसी द्रव की वाष्पन दर, आंसर है इसका उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान, चारों ओर के वायु के ताप एवं द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है। मिट्टी के बने घड़े में भरा जो जल है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि? तो इसका कारण आपसे पूछा गया है। आंसर है इसका घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है, क्योंकि घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पंखा, आंसर है इसका, हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि पंखा हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। 53वां प्रश्न है दोस्तों, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का, आंसर है इसका, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। 54वां प्रश्न है, तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है, क्योंकि? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है, क्योंकि सतह का जल वाष्पित होता है और परिणाम स्वरूप ठंडा हो जाता है। 55वां प्रश्न है, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप, आंसर इसका, में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। 56वां प्रश्न है, आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आंसर है इसका अपेक्षित आर्द्रता का। आंसर इसका अपेक्षित आर्द्रता का। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। दोस्तों, आगे हमें 57वां प्रश्न दिया गया है, जल का क्वथनांक, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किस से ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है? आंसर है इसका सूर्य। सूर्य से सीधे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सूर्य से सीधे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि, प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि, आंसर है इसका, प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से भिन्न है, क्योंकि प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि की तरंगे नहीं। ये आप जरूर याद रखें। 60 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी होती है? निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी होती है? आंसर है इसका अवरक्त। आंसर है इसका अवरक्त, इंफ्रारेड। अवरक्त तरंग यानी कि इंफ्रारेड वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे लंबी 7.8 गुना में 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है। इसकी खोज हर्शले के द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है वो हर्शले के द्वारा की गई थी। पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेस की जो खोज है वो रिटर के द्वारा की गई थी और इसका तरंग दैर्घ्य 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होता है। गामा किरणों की खोज बैकुरल के द्वारा की गई थी।
गामा किरणों की खोज बैकुरल के द्वारा की गई थी और इसका तरंग दैर्घ्य 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर तक होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये आप जरूर याद रखें। 61वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे कहते हैं। आंसर है इसका आयन मंडल। आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की वह परत है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है, यानी कि वापस पृथ्वी पर भेज देती है। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है? आंसर है इसका दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। रात्रि में रेडियो रिसेप्शन अभिग्रहण में कुछ सुधार हो जाता है क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। ये आप जरूर याद रखें। 63वां प्रश्न है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि? इसका आंसर है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी से आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ये आप जरूर याद रखें। रेडार का प्रयोग। रेडार का प्रयोग। आंसर है इसका वायुयान जैसी वस्तु की पहचान एवं स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं। रडार का प्रयोग वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु करते हैं। रडार, इसका फुल फॉर्म हमें दिया गया है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। इसका आविष्कार सर रॉबर्ट वाटसन ने किया था। इसका जो आविष्कार है सर रॉबर्ट वाटसन ने किया था। यह आप जरूर याद रखें। 65वां प्रश्न है दोस्तों, बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण? बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण? आंसर है इसका प्रकाश का ऋतु रेखीय संचरण। प्रकाश का ऋतु रेखीय संचरण। बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण प्रकाश का ऋतुरेखीय संचरण है। इसका जो कारण है वो प्रकाश का ऋतुरेखीय संचरण है। 66वां प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर है इसका किरीट यानी के कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का किरीट यानी के कोरोना भाग दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब। आंसर है इसका आभासी होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। अर्थात इस दर्पण के सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाए तो पार्श्व उल्टा होने के कारण उसे प्रतिबिंब में अपना बायां हाथ ऊपर उड़ता दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। आंसर है इसका व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा? आंसर है इसका 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से। यदि समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर सेकंड के वेग से जा रहे हैं
तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से आएगा। ये आप जरूर याद रखें, ये इसका दुगुना हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, कमरे की अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं। कमरे की अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछी गई है। आंसर है इसका अनगिनत होगी, यानी कि अनंत होगी। कमरे की अगल बगल की दो दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं और आप कमरे में हैं तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनगिनत यानी कि अनंत होगी। दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, जहां पर हमें फार्मूला दिया गया है 360 बटे में 0 माइनस में 1, यानी कि ये अनंत का फार्मूला जा रहा है क्योंकि ये 0 से भाग नहीं होगा। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा? आंसर है इसका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक का दर्पण, आंसर है इसका अवतल दर्पण लगा होता है, यानी कि जो दांतों के जो डॉक्टर हैं वो इस्तेमाल करते हैं दर्पण, वो होता है अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, परावर्तक दूरबीनों में, सर्च लाइट में, मोटर के हेडलाइट में, हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के कान, नाक, गला एवं दांत आदि की जांच के लिए किया जाता है। ये आप जरूर याद रखें। 73वां प्रश्न दोस्तों, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु आंसर है इसका उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी उपयोग ये किया जाता है। सोडियम जो परावर्तक जो लैंप है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 74वां प्रश्न है दोस्तों, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण आंसर है इसका परवलयिक यानी कि पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है। कार के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण परावलयिक यानी कि पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है। यह भी आप जरूर याद रखें। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग आंसर है इसका जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जल की सतह की ओर मुड़ा प्रतीत होता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखाई प्रतीत होता है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। ये भी अपवर्तन के कारण होती है। सभी आपको अपवर्तन के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं तो वो भी अपवर्तन के कारण होते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्य उदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है तो ये भी अपवर्तन के कारण ही हमें दिखाई होता है। 76वां प्रश्न है, क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। इसका कारण आंसर है इसका वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। यह भी आप जरूर याद रखें। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि आंसर है इसका कम हो जाती। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। ये आप जरूर याद रखें। 78वां प्रश्न है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसका कारण आंसर है इसका अपवर्तन। क्षितिज के निकट प्रतीत होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसका कारण अपवर्तन है। इसका कारण जो है वो अपवर्तन है। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का आंसर है इसका परिक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। परिक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही होते हैं। इसके कारण जो है वो दोनों ही होते हैं। 80वां प्रश्न है दोस्तों, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष
वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष, आंसर है इसका सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। यह भी आप जरूर याद रखें। 81वां प्रश्न है, कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, मतलब कि अलग अलग रंगों में यह बिखर जाता है। तो इसका आपसे कारण पूछा गया है। आंसर है इसका भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से ही गमन करता है। ये आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? आंसर है इसका नीला, हरा और पीला। नीला, हरा और पीला। नीला, हरा, पीला वर्ण अनुक्रम जो है ये सही किया गया है। 83वां प्रश्न है, प्राथमिक वर्ण। प्राथमिक वर्ण, आंसर है इसका वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। प्राथमिक वर्ण यानी कि रंग वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा है। प्राथमिक जो रंग है वो लाल, नीला और हरा है। द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर पीला, मेजेंटा और सयान है। पीला, मेजेंटा और सयान है। 84वां प्रश्न है, 3 प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? आंसर है इसका नीला, हरा एवं लाल। नीला, हरा एवं लाल। कैमरे का कौन सा भाग, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है? कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है, यानी कि उसके समान है? आंसर है इसका फिल्म। कैमरे का फिल्म मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार फिल्म यानी कि रोल पर भी प्रतिबिंब बनता है। जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है। इसका कारण है, आंसर है इसका परितारिका द्वारा पुतली को तुरंत ना फैल पाना। परितारिका द्वारा पुतली का तुरंत ना फैल पाना। जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में समर्थ नहीं होता है। इसका कारण परितारिका द्वारा पुतली का तुरंत ना फैल पाना है। 87वां प्रश्न है दोस्तों, नेत्र का समायोजन। नेत्र का समायोजन, आंसर है इसका रोमापेशियों यानी कि सैलिरी मसल्स के द्वारा होता है। नेत्र का समायोजन रोमापेशियों यानी कि सैलिरी मसल्स के द्वारा होता है। ये आप जरूर याद रखें। 88वां प्रश्न है, वृद्धावस्था में लिखने एवं पढ़ने हेतु चश्मा ऐनक लगाना पड़ता है। वृद्धावस्था में लिखने एवं पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि, आंसर है इसका नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। वृद्धावस्था में लिखने एवं पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है। यह आप जरूर याद रखें। 89वां प्रश्न है, आकाश की नीलिमा का कारण। आकाश की नीलिमा का कारण पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होना है। आकाश की नीलिमा का कारण पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होना है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होता है। 90 प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को बाहरी अंतरिक्ष जो है, आंसर है इसका शाम प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट को बाहरी जो अंतरिक्ष है वो शाम यानी कि काला प्रतीत होता है, उन्हें काला दिखाई पड़ता है। 91 प्रश्न है, बाहरी अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री। बाहरी अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री, आंसर है इसका सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। बाहरी अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। 92 प्रश्न है दोस्तों, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है क्योंकि, आंसर इसका सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे
वायुमंडल में गमन करना पड़ता है, जिससे अन्य वर्ण प्रकीर्णित नहीं हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है, जिससे अन्य वर्ण जो है वो प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णीय प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा आंसर है इसका, बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णीय प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। ये आप जरूर याद रखें, ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णीय प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा बुलबुलों द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। 94वां प्रश्न है दोस्तों, वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों, वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक, आंसर इसका होलोग्राफी यानी कि सबलेखन कहलाता है। वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक होलोग्राफी सबलेखन कहलाती है। ये आप जरूर याद रखें। एक स्थान से दूसरे तक तरंग के गमन करने में, एक स्थान से दूसरे तक तरंग के गमन करने में, आंसर है इसका ऊर्जा का अभिगमन होता है। एक स्थान से दूसरे तक तरंग के गमन करने में ऊर्जा का अभिगमन होता है। 96वां प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच या तीक्ष्णता श्रीलनेस का निर्धारण ध्वनि के, आंसर है इसका आवृत्ति से होता है। ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ये आप जरूर याद रखें। ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच या उसकी तीक्ष्णता का जो निर्धारण है वो ध्वनि की आवृत्ति से होता है। 97वां प्रश्न है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी, आंसर है उच्च आवृत्ति है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण उसकी उच्च आवृत्ति है। 98वां प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके, आंसर है इसका आयाम से करते हैं। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। ध्वनि का अधिकतम वेग, ध्वनि का अधिकतम वेग, आंसर इसका इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है। ध्वनि का हमें वेग बताए गए हैं। वायु में 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1450 मीटर पर सेकंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकंड, भाप में 405 मीटर पर सेकंड और लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ये आप सभी याद रखें। ध्वनि उच्चतम वेग से, ध्वनि उच्चतम वेग से, आंसर है इसका 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। ध्वनि का उच्चतम वेग 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। 101 प्रश्न है दोस्तों, मॉक संख्या का संबंध, मॉक संख्या का संबंध, आंसर है इसका वायुयान के वेग से है। मैक संख्या का जो संबंध है वो वायुयान के वेग से है। मैक जो संख्या है उसका जो संबंध है वो वायुयान से है, वायुयान के वेग से है। 102 प्रश्न है, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण, आंसर है इसका ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का परावर्तन है। 103 प्रश्न है दोस्तों, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग सुनाई पड़ती है, जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल, आंसर है इसका 17 मीटर हो, 17 मीटर हो। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल 17 मीटर है। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल 17 मीटर है। 104 प्रश्न है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि, इसका आंसर है
वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्गदर्शन कर पाते हैं। ये आप जरूर याद रखें। 105 प्रश्न है दोस्तों, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूरी जा रही है। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारत्व तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व आंसर इसका कम होगा। आंसर इसका कम होगा। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो सायरन के सामान्य तारत्व तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व कम होगा। ये जो कारण है इसका डॉपलर प्रभाव के कारण होगा। जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तो ध्वनि का आभासी आवृत्ति बदली हुई होती है। जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। इसे डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। 106 प्रश्न है दोस्तों, एक छड़ चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात ऑल पिन ऊर्ध्वाधर एक सीध में नहीं लटक पाते, क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन सी, समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं। एक छड़ चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात ऑल पिन ऊर्ध्वाधर एक सीध में नहीं लटक पाते, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं। ये आप जरूर याद रखें। 107 प्रश्न है, सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण, इसका आंसर है छोटे छोटे विद्युत स्फुरन। सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के कंघे से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण छोटे छोटे विद्युत स्फुरन होते हैं। छोटे छोटे विद्युत स्फुरन होते हैं। 108 प्रश्न है दोस्तों, विद्युत परिपथ में संधारित्र कैपेसिटर कंडीशनर का प्रयोग, आंसर है इसका ऑप्शन सी, विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं। 109 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? आंसर है इसका सिलिकॉन। आंसर है इसका सिलिकॉन। सिलिकॉन को अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सिलिकॉन को अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 110 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? आंसर है इसका कार्बन माइक्रोफोन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्बन माइक्रोफोन आधारित नहीं होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्बन माइक्रोफोन आधारित नहीं होता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भौतिक विज्ञान फिजिक्स का हमारा पार्ट 1 पूरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।